हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीजी एग्ज़ाम अड्डा में। आज हम सीजी प्री डीएलएड 2026 के लिए शिक्षण अभिरुचि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है ये भी सीखेंगे आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक 1 है, बालक की सृजनात्मकता को शिक्षक द्वारा क्या करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है ए हतोत्साहित, बी तटस्थ रूप से, सी ध्यान नहीं देना या डी प्रोत्साहित। तो शिक्षक द्वारा कभी भी बालक की सृजनात्मकता को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। तटस्थ रूप से मतलब साइड मतलब अनदेखा भी नहीं करना चाहिए। ध्यान नहीं देना बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं करना है। ये सारी चीज़ें नेगेटिव में आ जाती हैं। हमें ऐसा उत्तर सजेस्ट करना है जो बालक के लिए बालक के हित में हो। ठीक है, तो बालक की सृजनात्मकता को शिक्षक द्वारा हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, कक्षा में छात्र की लगातार असावधानी को शिक्षक द्वारा ए नज़रअंदाज करना चाहिए, बी दंडित करना चाहिए, सी स्टाफ के साथ चर्चा करनी चाहिए या डी अभिभावकों से चर्चा करनी चाहिए। तो कक्षा में छात्र की लगातार असावधानी मतलब बच्चा स्थिर नहीं होकर बैठ रहा है, मतलब उसको कुछ भी कह रहे हैं तो वो बात नहीं मान रहा है, वो अटेंशन नहीं दिखा पा रहा है कक्षा में। ठीक है, अटेंशन नहीं दिखा पा रहा है, अपनी प्रेजेंस नहीं दिखा पा रहा है, मतलब कक्षा में बैठा तो है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। तो ऐसे बच्चों के साथ टीचर को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नज़रअंदाज कभी बच्चे को नज़रअंदाज नहीं करना है, दंडित भी नहीं करना है। NEP 2020 कहता है बच्चों को पनिशमेंट हम नहीं दे सकते। स्टाफ के साथ चर्चा करने से भी कोई लाभ नहीं होगा। अभिभावकों से चर्चा की जा सकती है। बच्चे ज़्यादातर समय अपने माता पिता के साथ बिताते हैं, तो उनसे चर्चा करके हम ये बात कह सकते हैं कि बच्चे को अटेंशन नहीं मिल रहा है क्लास में, वो अपनी प्रेजेंस नहीं दिखा पा रहा है क्लास में। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, विषय आत्मबोध परीक्षण है। ए निष्पादन परीक्षण, बी व्यक्तित्व सूची, सी प्रक्षेपी परीक्षण या डी उपलब्धि परीक्षण। तो विषय आत्मबोध परीक्षण कौन सा है। विषय आत्मबोध परीक्षण है ऑप्शन सी प्रक्षेपी परीक्षण। ठीक है, व्यक्तिगत सूची नहीं बनानी है। ठीक है, निष्पादन अलग अलग करके बच्चों को अलग से एकांत में बैठकर उसको जांच नहीं करनी है उसकी। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है यहाँ पर प्रक्षेपी परीक्षण। और प्रश्न क्रमांक 4, अनुकूलनशील छात्र के लिए अधिक संभावना है कि ए ड्रॉप आउट हो जाए, बी कक्षा में भाग ले, सी जवाब ना दे या डी चुप रहे। तो अनुकूलित छात्र के लिए सर्वाधिक संभावना है, मतलब जो छात्र बहुत अनुकूलशील मतलब जल्दी कक्षा में जल्दी घुल मिल जाते हैं, ऐसे बच्चे अनुकूलनशील बच्चे कहलाते हैं। तो इनके लिए अधिक संभावना क्या है, ड्रॉप आउट नहीं होते, ये बहुत एक्टिव होते हैं क्लास में। कक्षा में भाग ले, हाँ ऑप्शन बी कक्षा में भाग ले, बहुत एक्टिव होते हैं ऐसे बच्चे, तो कक्षा में हर चीज़ में ये पार्टिसिपेट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, क्या शिक्षकों को कक्षा में अनुकूलनशील होना चाहिए। क्या शिक्षकों को कक्षा में अनुकूलनशील एक्टिव होना चाहिए टीचर्स को। तो ए नहीं, बी हाँ, सी कभी कभी या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हाँ, टीचर एक्टिव होगी तभी बच्चों को एक्टिव कर पाएगी। जैसे टीचर होगी ना वैसे ही बच्चे भी उनको देख के उनका अनुकरण करके सीखेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, छात्र डैश के द्वारा अधिक अनुकूलनशील बन सकते हैं। किसके द्वारा अधिक अनुकूलनशील बन सकते हैं। तो ऑप्शन ए सीखने से, बी विद्यालय से, सी पढ़ने से,
डी घर में रहने से। केवल विद्यालय से नहीं होगा, पढ़ने से भी कोई ज़्यादा अनुकूलनशील नहीं बनता है। घर में रहने से नहीं, घर में रहने से भी कुछ नहीं होगा। तो वो बच्चा चाहे कहीं भी रहे, है ना, वो घर में रहे, स्कूल में रहे या कहीं बाहर खेले, कहीं भी रहे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सीखे। तो सीखने से क्या होगा, बच्चा सीखने से अनुकूलनशील बन सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 7। कुछ बच्चे कक्षा में लगातार प्रश्न पूछते हैं शिक्षकों को, तो क्या करना चाहिए शिक्षकों को? ठीक, जो प्रश्न पूछते हैं ऐसे बच्चों के साथ क्या करना चाहिए शिक्षकों को? ऑप्शन है, ऑप्शन ए चुप रहने को कहना, ऑप्शन बी शांतिपूर्वक सुनकर उत्तर देना, सी उपेक्षा करना या डी डांटना। तो डांटना तो बिल्कुल नहीं होगा, बच्चों को डांटना नहीं है, पनिशमेंट नहीं देनी है, चिड़चिड़ाना नहीं है उनके ऊपर, ठीक है। उनको किसी तरह की ऐसी कटु वचन भी नहीं कहने हैं, गधे हो गए हो, गधे, बेवकूफ़, इस टाइप से कुछ भी नहीं कहना है बच्चों को, ठीक है। तो शांति, चुप रहने को कहना कि नहीं चुप रहो अभी तुम, ऐसे भी नहीं कहना है बच्चे लोग को, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। उपेक्षा करना यानी कि अनदेखा करना नहीं, ये भी नहीं करना है। तो बच्चों को शांतिपूर्वक उत्तर सुनकर उत्तर देना। शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों के प्रश्नों को शांति से सुनकर उनका आंसर करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 8। यदि छात्र गृह कार्य नहीं लाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए दंड देना, बी वही कार्य फिर दे, सी कारण जानकर सहायता करे या डी परीक्षा में फेल करे। तो इसका उत्तर होगा दंड नहीं देना है। फिर से वही क्वेश्चन, पनिशमेंट बिल्कुल नहीं देना है, वही कार्य फिर से देना नहीं, ये बार बार वही कार्य नहीं, बच्चे उब जाते हैं इससे। कारण जानकर सहायता करें, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहले उनका रीज़न जानो कि बच्चे ने होमवर्क क्यों नहीं किया, अगर रीज़न पता चलेगा तो फिर हम उनका सॉल्यूशन कर पाएंगे, है ना। परीक्षा में फेल भी नहीं करना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। प्रश्न क्रमांक 9। कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपने अनुसार पढ़ाना, बी बाल केंद्रित होना, सी पुस्तक जल्दी पूरी करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो अपने अनुसार पढ़ाना, अपने अनुसार पढ़ाएंगे तो बच्चे उब नहीं जाएंगे। हम तो सिर्फ लेक्चर मेथड दे देंगे, बच्चे बोर हो जाएंगे कि क्या हुआ है। पुस्तक जल्दी पूरी करना, सिर्फ बुक पूरी करना, पढ़ाना शिक्षण देना नहीं होता। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। तो सबसे यहाँ पे सबसे जो अच्छा आंसर है वो है बाल केंद्रित होना, मतलब बच्चे लोगों के हिसाब से पढ़ाना। उनको क्या अच्छा लगता है, उनको किस चीज़ में मज़ा आएगा, वो कैसे अच्छे से सीख सकेंगे, वो चीज़ देखकर पढ़ाना, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10। सार्वभौमिक शिक्षा के लिए राज्य स्तर की संस्था NCTE राज्य स्तर की संस्था कौन सी है? हमारे राज्य की बात की गई है ना, छत्तीसगढ़ के लिए है, तो छत्तीसगढ़ के लिए पूछा। तो NCTE, RMSA, NIOS या SCERT। तो स्टेट के लिए स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 है, शिक्षक के कार्य प्रबंधन के अंतर्गत आता है? ए योजना बनाना, बी संगठन करना, सी नेतृत्व करना या डी नियंत्रण करना। शिक्षक के कार्य प्रबंधन के अंतर्गत क्या आता है? तो योजना बनाना, संगठन करना, नेतृत्व करना या नियंत्रण करना। तो नेतृत्व करना ही आएगा। बच्चों को नियंत्रित नहीं करना, उनको छोड़ देना है खुले में, उनको जैसे वो जिस तरीके से वो सरलता से सीखे, उनको सीखने के लिए छोड़ना है। तो नेतृत्व करना, हम उनको गाइड कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 12। सेमिनार क्या है? ऑप्शन ए ऑनलाइन बैठक, बी आमने सामने चर्चा, सी विशेष विषय पर आमने सामने चर्चा या डी इनमें से कोई नहीं।
तो सेमिनार है विषय पर आमने सामने चर्चा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13, एक शिक्षक द्वारा परामर्शदाता होता है यदि वह एक शिक्षक अच्छा परामर्शदाता होता है यदि वह क्या कर रहा हो, अच्छा श्रोता हो, सूक्ष्म पर्यवेक्षक हो, सहानुभूतिपूर्ण हो या उपरोक्त सभी। तो अच्छा श्रोता, सूक्ष्म पर्यवेक्षक, सहानुभूतिपूर्ण, ये सब चीज़ें एक शिक्षक में होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किस अधिनियम से बना है? ऑप्शन ए 1945, बी 1947, सी 1953 या डी 1956। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1956। प्रश्न क्रमांक 15, शिक्षक गुणवत्ता सुधार से संबंधित है। ऑप्शन ए आईसीटी का उपयोग, बी इंटर्नशिप फीडबैक, सी समुदाय कार्यक्रम या डी सेमिनार। तो आईसीटी का प्रयोग जो है वो सबसे अच्छा है। इसका शिक्षक गुणवत्ता सुधार से संबंधित सबसे अच्छा है आईसीटी का प्रयोग। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। थैंक यू।